सुप्रभात बेटा। आज हम 8वीं क्लास का तृतीय अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संतुलित भोजन। हमने गृह विज्ञान के 2 चैप्टर है वे हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे और बेटा सबको अपना पहला और दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और प्रैक्टिकल जो काम दिया मैंने वो सब बच्चों ने कर लिया होगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपसे कि आपने कर लिया होगा। जिसने नहीं किया वो अपना कंप्लीट कर लेना। आज हम तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा हमारा है संतुलित भोजन। संतुलित संतुलित शब्द होता है बैलेंस। बैलेंस भोजन क्या होता है? भोजन भोजन हमारा क्या होता है? आहार जो हम लेते हैं। संतुलित भोजन होता क्या है? अब भोजन क्या, पहले भोजन पढ़ते हैं। भोजन सभी लेते हैं, सभी भोजन के बिना हमारा जीवन है संभव ही नहीं है। जीवन जी ही नहीं पाएंगे। जीवन के लिए रोटी कपड़ा और मकान की भी आवश्यकता हमें होती है प्रत्येक मनुष्य को रहने के लिए। जिस प्रकार रेल के इंजन है, कार है, बस को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है ना, पेट्रोल की, डीजल की, इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने आप को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अगर वो भोजन नहीं करेगा तो क्या है, वो कार्य कर ही नहीं पाएगा या कार्य करने की जो उसकी क्षमता है, शक्ति है, ऊर्जा है, वो कम हो जाएगी। इसलिए भोजन प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक होता है। बिना खाए पिए हम कोई भी काम नहीं कर पाते। जैसे कि हम नॉर्मली कई बार मम्मी बहन या कोई भी व्यक्ति जब फास्ट रखता है, व्रत रखता है, तो वो क्या करता है, उस दिन पूरा दिन उससे कार्य करें या रोजे रखते हैं तो उस समय कार्य करने की उनकी जो शक्ति है वो कम हो जाती है। तो इसी प्रकार हमें भोजन लेना आवश्यक हो जाता है। शरीर के लिए जो हम कोई भी जो भोजन लेते हैं उससे हमें शक्ति मिलती है, तो वो शक्ति और इकाई को मापा जाता है। ठीक है, तो ऊर्जा या शक्ति को मापने का जो मात्रक होता है उसको हम कैलोरी कहते हैं। जैसे कि पानी को या तेल को हम लीटर में मापते हैं ना, ऐसे ही हमारी जो एनर्जी है, ताप और शक्ति की इकाई क्या है? कैलोरी। इसी प्रकार से भोजन के तत्वों को 1 ग्राम मात्रा शरीर में जलने के पश्चात प्रत्येक के सामने दी गई कैलोरी ताप उत्पन्न करती है। तो ये बता रखी कैलोरी में मापा जाता है। 1 ग्राम कार्बोज में 4.1 कैलोरी होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी मिलती है हमें। 1 ग्राम वसा हम लेते हैं तो 9.0 कैलोरी हमें प्राप्त हो जाती है। तो हमें भोजन की आवश्यकता क्या है? कार्य करने की शक्ति के साथ साथ हमें शरीर की वृद्धि, शरीर की रक्षा और शारीरिक क्रियाओं के संचालन के लिए भी आवश्यक होता है। तो क्या है, जो भोजन हम करते हैं सिर्फ हमें एनर्जी के लिए जरूरत नहीं होती भोजन की हमें शरीर की जो वृद्धि होती है, विकास होता है, उसकी शरीर की रक्षा भी करने में भोजन हमारी सहायता करता है। हमारे भोजन में शरीर वृद्धि के लिए प्रोटीन, ऊर्जा के लिए कार्बोज तथा वसा, शरीर रक्षा एवं शारीरिक क्रिया के संचालन के लिए खनिज, लवण तथा विटामिन का होना भी आवश्यक होता है। हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में प्राप्त हो सके। तो हमने पहले भोजन तो पढ़ लिया। अब संतुलित क्या होता है? संतुलित भोजन होता हमारा जिसमें सभी पौष्टिक तत्व हमारी आवश्यकता के अनुसार उसमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, उसको हम बैलेंस फूड कहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने भोजन तो वो भी कह देंगे हम भरपेट हमने खाना खा लिया, कोई भी छोले भटूरे खा लिए या हमने समोसे खा लिए तो हमने भोजन कर लिया। हम भोजन तो कह सकते हैं लेकिन उसको हम संतुलित भोजन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि संतुलित भोजन वो भोजन होता है जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्यों की मात्रा की जो कैलोरी और ऊर्जा है, उसके सभी पौष्टिक तत्वों की और शरीर के सभी तत्वों की हमें आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, जिससे उसको हम बैलेंस फूड, संतुलित भोजन कहते हैं। अब यहाँ पे संतुलित भोजन उस भोजन को कहते हैं, नंबर 1, 2, 3 दे रखे। पहला हम पढ़ेंगे जिससे परिवार के प्रत्येक सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में शक्ति प्राप्त हो। नंबर 2, जो मिश्रित भोजन हो जिसमें विभिन्न भोज्य तत्व, प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन, खनिज, लवण व फल भी सम्मिलित हो। ठीक है, तो मिश्रित भोजन होना चाहिए, उसमें सभी पौष्टिक तत्व मिले। तीसरा है जिसमें विभिन्न भोजन तत्व शरीर के लिए उचित मात्रा में भी उपलब्ध हो, कि शरीर के भोजन तत्व शरीर की आवश्यकता के अनुसार भी उपलब्ध उसमें होना चाहिए, उसको हम संतुलित भोजन कहते हैं। तो पहला प्रश्न भी हमारा है संतुलित भोजन किसे कहते हैं? तो तीनों पॉइंट जो आ जाएंगे ये संतुलित भोजन ही
में आ जाएंगे। फिर दूसरा हमारा पॉइंट है व्यक्ति की दैनिक पौष्टिक आवश्यकता के आधार, कि व्यक्ति की दैनिक आवश्यकता किस पे निर्भर करती है? पौष्टिक आवश्यकता पर। तो पौष्टिक आवश्यकता किन बातों पर निर्भर करती है? पौष्टिक आवश्यकता व्यक्ति की सबकी अलग अलग होती है आवश्यकताएं, इसलिए उसको वर्गों में बांट दिया गया। उसको 4 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। पहला है आयु, दूसरा है लिंग, तीसरा है कार्य और चौथा है जलवायु। अब हम पढ़ते हैं नंबर 1 आयु। आयु क्या आती है? कि बच्चों को उनके शरीर के भार को देखते हुए वयस्कों की अपेक्षा अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चों का शरीर की वृद्धि जो है, वृद्धि है, विकास है, वो बढ़ रहा है, इसलिए उनको पौष्टिक आवश्यकता अधिक होती है एक वयस्क की अपेक्षा। इसी प्रकार भोजन को जब खाते हैं ऊर्जा के साथ साथ उसकी वृद्धि भी हो रही होती है, तो उसके लिए उसको प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन भी मिलने आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार से विपरीत अगर हम वृद्धावस्था को देखते तो उनको ज्यादा पौष्टिक आवश्यकता की जरूरत नहीं होती, जबकि क्योंकि उनकी पाचन जो शक्ति है वो कमजोर हो गई होती है, इसलिए ही। साथ में हमारा दूसरा पॉइंट है लिंग। पुरुषों को स्त्री की अपेक्षा अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि पुरुष जो है स्त्रियों से लंबाई और भार में अधिक होते हैं और कार्य भी वे अधिक करते थे, इसलिए उसकी पौष्टिक आवश्यकता अधिक होगी। लेकिन अगर एक गर्भवती महिला स्तनपान कराने वाली माता कौन सी होती है? जो अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है, उनको एक सामान्य स्त्री के मुकाबले अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माता को। ठीक है बेटा। तीसरा हमारा पॉइंट है कार्य। कार्य होता है काम करने। तो जो शारीरिक कार्य के आधार पर और मानसिक आधार पर 2 कार्य होते हैं जो व्यक्ति करते हैं। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक श्रम अधिक कर रहा है तो उसकी पौष्टिक आवश्यकता क्या होगी? अधिक होगी, क्योंकि एक भार ढो रहा है या एक मजदूर को हम उदाहरण लेते हैं तो वो कार्य क्षमता उनकी क्या अधिक है। इसी प्रकार से अगर मानसिक रूप से, कि जो दिमाग से जो काम कर रहा है, जिसका काम मानसिक रूप से काम अधिक होता है, जैसे कि एक टीचर लगा लो, अपना ये एग्जाम्पल मैं लगा के चलती हूँ, तो हमारा काम क्या होता है? शारीरिक हमारी दौड़ भाग नहीं होती, लेकिन हम दिमाग से जो काम होता है, कंप्यूटर पे एक टीचर बैठा हुआ होता है तो मानसिक रूप से प्रेशर में वो काम करता है। तो एक कार्य जो शारीरिक रूप से कार्य अधिक कर रहा है उसकी पौष्टिक आवश्यकता अधिक होती है एक मानसिक कार्य करने की अपेक्षा। अधिक कार्बोजर वसा की आवश्यकता होती है उसको। लेकिन मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को अधिक प्रोटीन और कम कार्बोज व वसा की आवश्यकता होती है। चौथा हमारा पॉइंट है जलवायु। जलवायु क्या होता है? सर्दी और गर्मी। ये हमारी 4 प्रकार की जलवायु है, लेकिन जो हम पोषक तत्वों की बात जो करते हैं वो कैलोरी की आवश्यकता पर ही जलवायु का प्रभाव उस पर भी पड़ता है। ठंडे देशों में रहने वाले लोगों को सर्दियों के मौसम में अधिक गर्मी व शक्ति देने वाले पोषक तत्व जैसे कार्बोज और वसा की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। कि ठंडे देशों में जो है वे क्या करते हैं? उसको पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। कार्बोज और वसा सर्दियों में हम क्या पराठा वगैरह या तली हुई चीजें खा लेते हैं, वो हम आराम से पचा लेते हैं। लेकिन गर्मियों में अगर हम वो खाएंगे, गर्म देशों में भी ऐसे ही होता है कि अगर वो ज्यादा खाएंगे तो उनको क्या, उनको कम कार्बोज और वसा की आवश्यकता होती है, और ठंडे देशों में अधिक, और गर्म देशों में पेय पदार्थों की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा, ये हमारे व्यक्ति की दैनिक पौष्टिक आवश्यकता के आधार पर हमने पढ़ लिया है। अब हमारा तीसरा भोजन का पौष्टिक मान बढ़ाना। ठीक है बेटा, ये जो हमने दूसरा प्रश्न है हमारा वो इससे बना था कि व्यक्ति की दैनिक पौष्टिक आवश्यकता के आधार पर जो 4 वर्गों में बांटा है, इसका थोड़ा थोड़ा आप कर लेना, 4 पॉइंट लिखोगे प्रश्न नंबर 2 में। अब तीसरा हमारा है भोजन का पौष्टिक मान बढ़ाना। हमारा एक क्वेश्चन भी आएगा यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन भी है कि भोजन का पौष्टिक मान बढ़ाना क्यों आवश्यक है। तो भोजन का पौष्टिक मान बढ़ाना इसीलिए आवश्यक है कि परिवार की सीमित आय और बढ़ती हुई महंगाई के कारण यह अनिवार्य हो गया कि हम भोजन पकाने में कुछ ऐसी विधियों का प्रयोग करें जिससे कि अधिक व्यय किए बिना ही हमें अधिक भोजन का पौष्टिक तत्व हमें प्राप्त हो सके। ये प्रश्न नंबर 3 का भी आंसर है। ठीक है बेटा, इसीलिए हम पौष्टिक मान बढ़ाते हैं जिससे कि अधिक व्यय किए बिना ही उसको अधिक पौष्टिक तत्व प्राप्त हो सके, भोजन को अधिक पौष्टिक बना दिया जाता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन भी बनेगा कि भोजन का पौष्टिक मान बढ़ाने की विधियां कौन सी है, जो अब हम पढ़ेंगे। भोजन का पौष्टिक मान बढ़ाने की विभिन्न प्रकार की विधियां हैं जिससे कि जो हम नॉर्मल भोजन जो खा रहे हैं उसको अधिक पौष्टिक बना सकते हैं। कोई भी जो हम भोजन बनाते हैं उसको हम अधिक पौष्टिक बना देंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए हम कुछ विधियों का प्रयोग करें खाना बनाते हैं तब। पहला है अंकुरण के द्वारा कर सकते हैं हम, दूसरा हमारा खमीरीकरण द्वारा किया जा सकता है, और तीसरा हमारा है विभिन्न खाद्य पदार्थों को उचित मात्रा में मिला जुला कर भी हमें प्रयोग कर सकते हैं।
अगर हम सिंपल भोजन खाएंगे लेकिन हम अंकुरित उसको कर लेंगे तो अधिक पौष्टिक हो जाता है खमीरी खंड करने से भी। अभी ये पूरा डिटेल में आगे बढ़ेंगे, लेकिन प्रश्न नंबर 4 का हमारा ये तीनों पॉइंट क ख ग तीनों लिख देंगे, ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर भी होगा। अब हम पढ़ेंगे पहला क अंकुरण। अंकुरण होता क्या? अंकुरण अपने यहाँ पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि कुछ चने या कुछ ले रखे हैं दालें, साबुत अनाज या दालें हम लेते हैं, उसको हम अंकुरित करते हैं। ये जो दिखा रखे हैं हम घर में भी प्रयोग कर सकते हैं इसको, जिससे कि हमारा भोजन का पौष्टिक मान बढ़ जाता है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि अंकुरित हम किन को करते हैं। अंकुरित हम करते हैं अनाज व साबुत दालों जैसे मूंग, मोठ, चना, सोयाबीन आदि को भी हम पौष्टिक मान बढ़ाने के लिए अंकुरण कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर 5 भी बनेगा कि अंकुरण हमारा 5वां प्रश्न है किन किन खाद्य पदार्थों को अंकुरित किया जा सकता है। तो ये हम लिख देंगे अनाज, साबुत दालों, मूंग, मसूर, चने, सोयाबीन आदि को हम अंकुरित कर सकते हैं। फिर हमें अंकुरण करने की विधियां कि अंकुरित हम करते कैसे हैं। अंकुरित जैसे हमने दाल या साबुत अनाज कुछ भी ले लिया या मूंग की दाल ले ली, मूंग की दाल का उदाहरण लेके चलते हैं कि हम मूंग की दाल को अगर हमें अंकुरित करता है तो अंकुरित करने की विधि क्या हुई, कैसे हम अंकुरित करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंकुरण करना है तो पहले हम उस मूंग की दाल को अच्छी तरह से साफ पानी में धो लेंगे। धोने के बाद हम उसको साफ पानी में धोकर रात भर के लिए पानी में भिगोकर रख देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पतला हम सूती कपड़ा ले सकते हैं जिसमें हम अंकुरित दाल को डालेंगे और किसी पतीले के कपड़े में बांधकर उसको रख देंगे। फिर कपड़ा को समय समय पर गीला करते रहना चाहिए हमें, जिससे कि वो अंकुरित हो जाए। लगभग 24 से लेकर 48 घंटे में हमारा खाद्य पदार्थ जो है 1 सेंटीमीटर लंबे है, उसमें अंकुर निकल जाते हैं एक। ठीक है, तो उसको हम अंकुर निकलना जो होता है उसको ही हम अंकुरित कहते हैं। गर्मियों में सर्दियों की अपेक्षा अंकुर जल्दी निकल जाते हैं। गर्मियों में जल्दी निकल जाते हैं और सर्दियों में ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो अलग अलग निर्भर करता है कि हम सर्दियों में अंकुरित कर रहे हैं या गर्मियों में। ठीक है बेटा, तो अंकुरण हम नॉर्मली इस तरीके से हम करते हैं, फोटो में भी दिखा रखा है। इस अंकुरण होने के बाद इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, अंकुर होने के बाद हम उसको अंकुरित दाल है अनाज को हम कच्चा भी खा सकते हैं। उसको में चाट मसाला, नमक, काली मिर्च, नींबू, प्याज, टमाटर, खीरा आदि डालकर चाट बनाकर खा सकते हैं। साथ में अंकुरित दाल व अनाजों को हम खिचड़ी, खीर, पराठा, रायता आदि में भी बनाकर भी खा सकते हैं, या सिंपल कच्चा भी बिना कुछ डाले भी सिंपल भी हम खा सकते हैं। उससे हमें अंकुरण से लाभ क्या होता है, उससे क्या लाभ होता है कि वो पौष्टिक हो जाता है हमारा जो भोजन जो हम खा रहे हैं। सिंपल अगर हम अनाज ये खाएंगे तो इतना पौष्टिक नहीं होगा जितना कि अंकुरित होने के बाद अधिक वो भोजन हमारा पौष्टिक हो जाएगा। अंकुरण करने से हमें क्या लाभ होते हैं, अंकुर करने से हमें लाभ होता है नंबर 1 की विटामिन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। अंकुरित करने से अनाज और दालों में विटामिन सी और बी समूह के विटामिनों की मात्रा बढ़ जाती है। नंबर 2 खनिज लवण में लोहे की अधिक मात्रा, खनिज लवण में लोहा अनाज और दालों के यौगिक मतलब मिलाने से एक साथ योग होने से अधिक हो जाती है। अंकुर करने से खनिज लवण लोहा अलग होकर भी शरीर के लिए अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तीसरा पोषण विरोधी तत्वों को नष्ट होना, अंकुरण से अनाज और दालों में उपस्थित पोषक विरोधी तत्व नष्ट हो जाती है और जिससे पोषक तत्व शरीर में अधिक मात्रा में उपयोगी होता है। चौथा हमारे खाद्य पदार्थ का अधिक पाचनशील होना, अंकुरित होने से वो आसानी से हम उसको भोजन को पचा सकते हैं। खाद्य पदार्थ अंकुरित होने के बाद 5वां पॉइंट हमारा कि आराम से वो पक जाता है। पानी में भिगोए रखते हैं तो क्या पानी में भीगने के कारण उसकी ऊपरी जो परत है वो हल्की हो जाती है और पकाने में भी समय कम लगता है। ठीक है बेटा, हमने अंकुरण पढ़ लिया है। पौष्टिक मान बढ़ाने के हमने 3 पढ़े थे कि किस प्रकार बढ़ा सकते हैं अंकुरण द्वारा। दूसरा हमारा खमीरीकरण, ख है हमारा खमीरीकरण। खमीरीकरण हम किन किन खाद्य पदार्थों को करते हैं, चावल, दाल, बेसन, मैदा आदि को भी हमें खमीरीकरण करके प्रयोग में लाया जा सकता है। अब खमीरीकरण होता क्या, कैसे क्या करते हैं, हम किन किन को करते हैं, क्या लाभ होता है उनसे, ये हम पढ़ेंगे। पहले है खमीरीकरण करने की विधि। ठीक है बेटा, यहाँ से आपका खमीरीकरण का एक प्रश्न नंबर 7 है, वो भी हमारा बनता है कि खमीरीकरण करने की विधि लिखो। ऐसे 4 पदार्थों के नाम लिखो जिसे इस विधि द्वारा बनाया जाता है। ठीक है बेटा, विधि हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले विधि क्या है हमारी कि खमीरीकरण करने से पहले हमें पहले खाद्य पदार्थ जो भी हम लेंगे वो साफ और स्वच्छ पानी में भिगो कर रखें। कि हम मैदा है या मैदा, बेसन, ठीक है, इनको हम क्या करें, पहले
साफ पानी में भिगो ले। जब खाद्य पदार्थ पानी सोख ले तो उसे पीसकर खमीर उत्पन्न होने के लिए रख देते हैं। अब देखो, चावल या दाल से तो हमारा बेसन और मैदा वगैरह बनता है, तो दाल है तो दाल से हम अपना बना लेंगे। तो बनाने के बाद हम उसको खमीरीकरण के लिए रखते हैं। खमीरीकरण उत्पन्न होने के लिए हम क्या करते हैं, दही या लस्सी जो है वो बाजार से खरीदते हैं और वो उसके अंदर डाल के हम रख देते हैं आटा गूंथ कर। और गर्मियों में सर्दी की अपेक्षा जो खमीर है जल्दी उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि आप भटूरे या ढोकला वगैरह कुछ बनाते हो घर पे, तो उसमें क्या करते हैं, पहले मैदा लेते हैं, मैदे को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं और उसमें दही या लस्सी डाल के हम कुछ घंटों के लिए, 24 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए हम रख देते हैं। और फिर उसमें अलग से स्मेल आने लग जाती है और उसको देखते हैं तो उसमें खमीर उठ गया होता है। और फिर हम उससे क्या बनाते हैं, खमीरकरण विधि द्वारा ढोकला, इडली, कुलचा या डबल रोटी ढोकला आदि भी बनाया जा सकता है। तो हमारे 7वें प्रश्न में ये भी आ गया है कि ऐसे 4 पदार्थों के नाम लिखो जैसे द्रव्य बनाया जाता है। तो हम कोई भी लिख सकते हैं, कुलचा, डबल रोटी, ढोकला, इडली, डोसा लिख लेंगे। ठीक है बेटा। खमीरीकरण से लाभ क्या होते हैं, इसमें भी अंकुरण के द्वारा ही जैसे ही हमें लाभ होते हैं। खमीरीकरण में नंबर 1 हमारा क्या, खाद्य पदार्थों का पोषण मान बढ़ जाता है, बी समूह की मात्रा बढ़ जाती है विटामिन की। दूसरा, खनिज लवणों, लोहे की अधिक प्राप्ति होती है खमीरीकरण से, आसानी से हमारे शरीर में अवशोषित हो जाता है और हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होता है इससे हमें। तीसरा है, खाद्य पदार्थों का आसानी से हम पचा पाते हैं खमीरीकरण के द्वारा। और चौथा हमारा क्या है, भोजन अधिक पौष्टिक हो जाता है। अब देखो, छोले भटूरे है सब बच्चा खाना पसंद करेंगे क्योंकि वो खमीरीकरण भी हो गया, पौष्टिक मान भी बढ़ गया उसका। और सिंपल हमें रोटी चपाती दे दी जाए तो वो कोई खाना पसंद नहीं करेगा, इसलिए खमीरीकरण से पौष्टिक मान भी बढ़ गया। ग हमारा विभिन्न खाद्य पदार्थों को उचित मात्रा में मिला जुलाकर प्रयोग करना। इसमें हमारा क्या है कि जब हम कोई भी भोजन बनाते हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, विभिन्न पदार्थों को मिला जुलाकर, 1 या 2 से अधिक खाद्य पदार्थों को मिलाकर प्रयोग करने से भी उसका पौष्टिक मान बढ़ जाता है। इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, नंबर 1, अनाज व दालों को, जैसे कि अनाज और दाल का हम क्या बना सकते हैं, दाल चावल बना सकते हैं, दाल रोटी, ढोकला, डोसा, इडली, मिस्सी रोटी हम दे सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अनाज व दाल को हमने 2 में मिला दिया तो मिला जुला खाद्य पदार्थ से उससे पौष्टिक मान बढ़ गया। विभिन्न अनाजों और दालों में जैसे बाजरा है या गेहूं की रोटी है, दलिया है, मक्का गेहूं की रोटी है, उड़द चने की रोटी है, उड़द चावल राजमा है, उड़द मूंग की दाल है, हम ये बना सकते हैं 2 मिक्स करके अनाज और दालों को मिलाकर। तीसरा है अनाज, दालें और सब्जियों, जैसे कि सब्जियों वाली खिचड़ी, पुलाव, अंकुरित मूंग, पोहा, दाल वाला साग, पौष्टिक रोटी आदि। चौथा हमारा वनस्पति या पशुजन्य खाद्य पदार्थों को मिलाकर, जैसे खीर, गाजर का हलवा, अंडे कस्टर्ड, मीट पुलाव आदि। ठीक है बेटा। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को मिला जुलाकर भी हम अपने पौष्टिक मान बढ़ा सकते हैं, जैसे इसमें बताया था हमें। ठीक है। सिंपल रोटी ना बना के मेसी रोटी बना दे हम, या सिंपल हम खीर उपयोग में ला सकते हैं। खाली दूध पियेंगे तो उससे पौष्टिक मान नहीं बढ़ेगा इतना जितना कि हम उसमें अनाज और मिला देंगे या खीर बना लेंगे और अधिक अच्छा हो जाता है। सिंपल गाजर खाओगे उससे गाजर का हलवा बनाया सकते हो, उसमें बेपदा हमने पशुजन्य और वनस्पति जन्य दोनों खाद्य पदार्थ मिक्स कर दिए। इससे हमें लाभ क्या होता है मिले जुले खाद्य पदार्थ के प्रयोग से, इसमें हमारा लाभ होता है नंबर 1, प्रोटीन की उपयोगिता बढ़ जाती है। अनाज और दालों का अनुपात होता है कि अगर हमने दाल 1% लिए तो अनाज उसमें 4% मिला दिया तो एक दूसरे की कमी को पूरी कर देते हैं, प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है इससे। दूसरा क्या है, इसका पोषक मान भी बढ़ जाता है। अनाज और दालों को में अगर सब्जी भी डाल देते हैं तो उसमें विटामिन और खनिज लवण भी प्राप्त हमें हो जाते हैं। और पकाने में, तीसरा हमारा क्या, पकाने में समय भी कम लगता है। खाद्य पदार्थों मिला जुलाकर पकाने से समय की बचत हो जाती है। प्रश्न नंबर जो 8वां है बेटा हमारा, ये यहीं से बन रहा है, खाद्य पदार्थों को मिला जुलाकर पकाने से क्या लाभ है। तो ये तीनों जो पॉइंट अभी हमने पढ़े हैं ये इसके तीनों पॉइंट है। फिर अगला हमारा नेक्स्ट है 4th नंबर पे, एक किशोर के लिए एक दिन की भोजन तालिका। अब बेटा देखो, हम है एक किशोर व्यक्ति का हम एक दिन की भोजन की तालिका बनानी है। हमें यहाँ पे देखना है कि हम भोजन कितनी बार करते हैं।
तालिका बनाओगे। स्कूल में जाने से पहले हम क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ते में हम क्या लेते हैं, दूध ले लेते हैं 1 कप, उसके साथ हम बिस्किट ले लेते हैं या सैंडविच या टमाटर वाली खीरे वाली सैंडविच हम ले लेते हैं, सिंपल भी ब्रेड ले लेते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या है, पहले सुबह क्या किया, स्कूल जाने से पहले एक नाश्ता किया, फिर स्कूल का टिफिन, स्कूल का टिफिन लेके गए, स्कूल में खाया उसने पौष्टिक पराठा खाया, आटे वाला, बेसन वाला, पालक वाला, सिंपल कैसा भी हो सकता, अचार भी हो सकता, कोई भी मौसम के अनुसार वो एक फल लेकर जा सकता है, वो खा सकता है। तीसरा क्या है, दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन हमारा महत्वपूर्ण होता है, जिसमें हम चपाती लेते हैं या सब्जी ले लेते हैं, दाल है, सलाद है, दही है, ये हम लेते हैं। ठीक है, दोपहर के भोजन में। फिर हमारा शाम का नाश्ता, शाम के समय 4-5 बजे के टाइम पे सब चाय या दूध या नमक पारे या बिस्किट या मूंगफली की पट्टी वगैरह एक टुकड़ा लेते हैं, जिससे कि उसकी भोजन की पूर्ति हो सके, भूख ना लगे उसको। फिर हमारा लास्ट में हम भोजन करते हैं रात्रि का भोजन। रात्रि के भोजन में चपाती, चावल है, दाल है, सब्जी है, फल कस्टर्ड है, ये कोई भी जो हम लेते हैं उसके नाम लिख सकते हैं। सोने से पहले आधा घंटे पहले हम क्या लेते हैं, 1 गिलास दूध। तो ये क्या है, मौसम के अनुसार इस तालिका को हम समय समय पर परिवर्तन भी कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग भी हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम एक किशोरावस्था की जब भोजन की तालिका बनाते हैं तो ये 6 बार हम भोजन करते हैं एक किशोर, और ये सारे हम जो जो जैसे जैसे लेता है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। हमारा एक प्रश्न भी बनता है, 9th जो प्रश्न है, अपने लिए एक दिन की भोजन की तालिका बनाओ। आपको अपने जैसे किशोर की तालिका यहाँ बनाई गई ना, अपनी तालिका बनानी है कि सुबह स्कूल जाने से पहले हम क्या करते हैं, फिर सब स्कूल के टिफिन में या तो हम वहाँ मिड डे मील लेते हैं या घर से लेके जाते हैं। अपने टिफिन में क्या लेके जाते हो, क्या खाते हो, वो लिख देना। फिर स्कूल से आने के बाद आप क्या खाते हो, फिर 4-5 बजे शाम के टाइम पे क्या खाते हो, फिर रात्रि के समय में आपने क्या लिया, और सोने से पहले आपने 1 गिलास दूध भी लेना आवश्यक होता है। ठीक है बेटा, सभी लेंगे बच्चे दूध भी। ठीक है बेटा, ये हमारा एक दिन की भोजन की तालिका है, ऐसे ही आपको अपने भी बना लेनी है। फिर अब हमारा 5वां है, कुछ भोज्य पदार्थ बनाने की विधि। इसमें हमारा पौष्टिक पराठा है, सब्जियों का पुलाव है, पौष्टिक पोहा है, पौष्टिक इडली है। सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से पढ़ोगे, पौष्टिक पराठे और सब्जियों का पुलाव, पोहा और इडली पढ़ के उसकी सामग्री और विधि भी अपनी कॉपी में लिखोगे सबकी। ठीक है बेटा, और ये प्रश्न उत्तर भी करोगे। ठीक है बेटा, और एक हमें प्रैक्टिकल क्या करना है, प्रैक्टिकल की फाइल में पौष्टिक पराठा सबको बनाना है। पौष्टिक पराठा वो होता है, एक तो हम सिंपल पराठा बनाते हैं, पौष्टिक पराठा वो पराठा होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व हो। उसमें हम क्या करते हैं, गेहूं के आटे के अलावा हम चने का आटा या कोई भी ले लेते हैं, सोयाबीन का, और सोयाबीन या फिर चने को पीस के उसका आटा बना लेते हैं, या बेसन को मिला देते हैं सिंपल गेहूं के आटे के साथ में। या फिर उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां अनेक प्रकार की, मेथी है, बथुआ है, मूली, अब जो इस समय हमारे मौसम के अनुसार सर्दियों में हमें उपलब्ध भी है, वो हम मिलाकर जब उपयोग बनाते हैं पराठा, तो उसको हम पौष्टिक पराठा कहते हैं। इसमें जैसे कि कोई भी जो हमें सब्जी लेनी है, पहले हम उसको क्या करते हैं, बारीक बारीक काट लेते हैं, फिर गेहूं के आटा या चने का आटा उसको भी मिला लेते हैं, उसमें नमक डाल लेते हैं, उसको अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। सारी सब्जियों को भी जो हमने बारीक काटी थी वो भी मिला लेते हैं। फिर हम गेहूं अपने आटे की छोटी छोटी लोई बनाते हैं और चपाती की भांति बेल लेते हैं, फिर घी लगाकर मोड़ देते हैं और दोबारा बेल देते हैं। पराठा गर्म होने पर तवे पर डाल देते हैं और फिर उसको सेकते हैं दोनों साइड से, और फिर घी लगाकर उसको, घी दोनों साइड से जब तल जाता है तो उसको उतार के गरम गरम हम परोस देते हैं, तो वो हमारा पौष्टिक पराठा बन जाता है। ऐसे ही आपको दोनों बनाने हैं। ठीक है बेटा, धन्यवाद बेटा।